नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। रुक करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। दिल्ली में चल रहे 2 दिनों के झारखंड इन्वेस्टर मीट के दौरान झारखंड को बड़े निवेश की सौगात मिली है। इस मीट के पहले दिन डालमिया सीमेंट ने राज्य में 500 करोड़ के निवेश की बात कही और इस बात को लेकर जल्दी ही राज्य सरकार और कंपनी के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने वाला है। उधर मीट के पहले दिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निवेशकों को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं। बैठक के दौरान निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन नीति के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही निवेशकों को जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन भी उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। मीट के दौरान प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति का प्रेजेंटेशन दिया गया। बैठक के दौरान उद्योग विभाग सचिव पूजा सिंघल ने निवेशकों को इलेक्ट्रिक वाहन क्लस्टर स्थापित करने की सरकार की प्रस्तावित योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने निवेशकों को प्रस्तावित इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन और प्रावधानों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार कंपनियों को स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट प्रदान करने जा रही है। साथ ही जो कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में ईवी नीति के लॉन्च होने के बाद से पहले 2 सालों के भीतर निवेश करते हैं तो उन्हें जियाडा की तरफ से 50% अनुदान पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एमएसएमई के लिए 7 साल के लिए जीएसटी पर 100% प्रोत्साहन, जबकि बड़े और वृहद उद्योगों के लिए 9 और 13 वर्षों के लिए छूट का प्रावधान दिया गया है। इसके अतिरिक्त वाहन पंजीकरण शुल्क से 100% और रोड टैक्स 100% छूट का प्रस्ताव भी राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। निवेश करने का इच्छा जाहिर किया, एमयू किए, कई स्वीकृतियां प्रदान की गई। मुझे लगता है कि हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वो अब धीरे धीरे अपनी रफ्तार प्रदेश ले रहा है। उसमें आप सब लोगों की जो भूमिका है निश्चित रूप से काफी सराहनीय है। इसके लिए आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं। हमारी सरकार पूरी तरीके से राज्य में रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग का जो मार्ग प्रशस्त करने जा रही है उसमें आपका सहयोग के साथ आगे बढ़ना चाहती है। आपका सहयोग लेकर और वहां के संसाधनों का हम सदुपयोग करते हुए एक बड़े पैमाने पर झारखंड को अग्रणी राज्य के पायदान में ले जाने का प्रयास हमारा है। इसलिए आप सब लोगों का सहयोग भी निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है। इसलिए बातें तो बहुत है, लेकिन ये अभी शुरुआत है, पहला कदम है ये हम लोगों का और उम्मीद करते हैं कि ये कदम अब रुकेगा नहीं। और झारखंड इन्वेस्टर्स मीट में राज्य में 5 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही इस इन्वेस्टर मीट की मदद से 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का भी लक्ष्य है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज कुमार जुड़ गए हैं। मनोज जी, किस प्रकार हेमंत सोरेन की तरफ से आकर्षित करने की उद्योगपतियों को कोशिश की गई है? क्या कुछ वादे किए गए हैं? देखिए सुबह, अगर हम बात करेंगे आज तो झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आज झारखंड के लिए अगर बात करेंगे
तो दिल्ली में जो 2 दिनों का इन्वेस्टर मीट चल रहा था उसमें आज नई औद्योगिक एवं इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए एक नीति को हेमंत सोरेन ने लॉन्च किया है। उस नीति में कई तरह के प्रावधान किए गए हैं जिससे कि निवेशक जो हैं वो आकर्षित हो और यह राज्य में जो है अपने प्लांट्स लगाएं, अपने पूंजी को निवेश करें। अगर हम बात करेंगे तो आज उसका फायदा भी नजर आया है। आज मीट के दूसरे दिन जो है कई कंपनियों ने एमओयू किया है। उसमें अगर हम प्रमुख रूप से बात करेंगे तो टाटा स्टील ने 3000 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया है। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो आधुनिक ग्रुप ने 1900 करोड़ रुपए का एक एमओयू साइन किया है जो इंडस्ट्रियल पार्क में इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावे अगर हम बात करेंगे तो डालमिया ग्रुप ने 750 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने को लेकर के एक एमओयू साइन किया है। इसके अलावे भी कई जो कंपनियां हैं उन्होंने एमओयू किया। तो एक तरह से कहा जाए तो ये काफी एक महत्वपूर्ण है। और आज की अगर हम उद्योग नीति जो उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2021 जो लागू की गई है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं जो निवेशकों के लिए काफी सुलभ तरीके से यहाँ पे जमीन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उसमें उनको और सुविधाएं देने की बात कही गई है ताकि वो जो यहाँ पे अपना पूंजी निवेश करेंगे तो उसका ज्यादा से ज्यादा उनको फायदा मिल सकेगा। क्या अगर रघुवर दास की सरकार में जो मोमेंटम झारखंड की शुरुआत की गई थी, क्या उसी नीति को हेमंत सोरेन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या एक नई पहल है? देखिए, अगर हम बात करेंगे तो उद्योग को आकर्षित करने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए सरकार की जो योजनाएं होती हैं, कमोबेश जो उद्योग जगत से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उनकी जो ज़रूरतें होती हैं उसको किस तरीके से पूरा किया जाए, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, लाल फीताशाही का शिकार ना होना पड़े उद्योग लगाने को लेकर के, जो उनको ज़रूरत उद्योग लगाने के लिए जो सारी चीज़ें ज़रूरत की होती है वो आसानी से मुहैया हो जाए, उनको सरकार के तरफ से ज़मीन और बिजली, पानी और जो दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं उद्योग के लिए वो सही तरीके से मिल सके। इन्हीं सारे चीज़ों पे फोकस होता है और इस उद्योग नीति में भी वही सारी चीज़ों को किया गया है और बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मनोज, झारखंड में तमाम चीजें उपलब्ध है, चाहे हम बात करें कोल्स की, माइंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सब कुछ वहां पर मौजूद है। लेकिन आज तक जिस तरीके से उद्योग को बढ़ोतरी मिलनी चाहिए थी राज्य में वैसे नहीं मिल पाई। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि शुरुआत रघुवर दास से भी की गई और उसके बाद हेमंत सोरेन भी इसे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तक जो हो जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ। इसके पीछे की और क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर हम बात करेंगे कि उद्योग की जो यहाँ लगने की जो संभावना है और जिस तरीके से यहाँ पे अगर हम कहें खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जमीन यहाँ उपलब्ध है, मानव संसाधन उपलब्ध है और सरकार के तरफ से बार बार ये वायदा किया जाता है कि वो सारी चीज़ें जो उद्योगपतियों को ज़रूरत है यहाँ पे उद्योग लगाने के लिए वो दी जाए। बावजूद इसके अगर उद्योग नहीं लग पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें जो लाल फीताशाही और जो सरकार की तरफ से जो वायदे किए जाते हैं उसको ज़मीन में उतारने में कहीं ना कहीं आ रही परेशानी एक बड़ी बाधा के रूप में सामने आती है। शायद यही वजह है कि जो निवेशक है वो एमओयू साइन करने के बाद अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। अगर हम झारखंड के इतिहास को अगर हम देखें तो न सिर्फ रघुवर दास बल्कि उसके पहले हेमंत सोरेन सरकार में, उसके पहले अर्जुन मुंडा सरकार में इस तरह के कई एमओयू जो हैं साइन किए गए, उनमें से कुछ जमीन पे उतरे, कुछ जमीन पे नहीं उतर पाए हैं अभी तक। हालांकि इस बार उन सारी जो पूर्व की जो गलतियां हैं उन गलतियों को से सबक लेते हुए नई उद्योग नीति जो बनाई गई है उसमें उन सारे प्रावधानों को शामिल किया गया है जो उद्योगपतियों को आकर्षित करेगा, लुभाएगा और वो यहाँ पे अपना उद्योग लगा सकेंगे। इन सारे चीज़ों की कोशिश की गई है। उन्हें जमीन जो है सस्ते दर पे उपलब्ध कराने की बात कही गई है, उन्हें सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावे टैक्स में छूट देने की बात कही गई है। तो एक तरह से कहा जाए तो ये एक बड़ी बात है। इसके अलावे जो जनजातीय समुदाय के जो लोग हैं, अगर जो निवेशक यहाँ पे उन्हें रोजगार देंगे तो उनको और विशेष ज्यादा छूट देने की भी बात सरकार के तरफ से कही गई है। खुद हेमंत सोरेन ने सभी उद्योगपतियों को इस बात का भरोसा दिलाया है कि न सिर्फ सरकार के स्तर से सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी बल्कि जो सुरक्षा जो उद्योग के लिए एक बहुत अहम जरूरत होती है उसको भी जो है सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्हें यहाँ इंडस्ट्री लगाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी, पूरी तरीके से सुरक्षित। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज। तो पूरी पहल, पूरी कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि उद्योगपति यहाँ आए, इन्वेस्ट करें और राज्य का और भी ज्यादा विकास हो सके।
डाल्टनगंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रहे के.एन. त्रिपाठी ने वर्तमान में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया की उम्र पर फिर से सवाल उठाया है। के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि विधायक आलोक चौरसिया की उम्र अभी विधायक बनने योग्य ही नहीं। 2014 के चुनाव में भी आलोक चौरसिया की जीत पर के.एन. त्रिपाठी ने सवाल उठाए थे, जिसको लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें आलोक चौरसिया पर लगाए गए आरोप निरस्त हुए थे। 2019 के चुनाव में फिर से आलोक चौरसिया की जीत दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं और बताया कि 2019 के चुनाव में भी विधायक आलोक चौरसिया की उम्र विधायक योग्य नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि स्वीकृत नहीं हुई और इसकी सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में होगी। वहीं विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि के.एन. त्रिपाठी के पास कोई काम नहीं बचा है और ना कभी वो अब विधायक बनने वाले हैं। उम्र 2019 और 24 में भी पूरा नहीं हुआ था, जो पुराने सर्टिफिकेट थे उसके मुताबिक। तो उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि 2014 से 19 का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उसमें अब कोई भी निर्णय देना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह मामला इनफ्रक्चुअस हो चुका है। 2021, 2019 से 24 तक का कार्यकाल है। इस कार्यकाल के लिए उच्च न्यायालय फिर इंडिपेंडेंट, बिना पहले वाले निर्णय से प्रभावित हुए, इंडिपेंडेंट एविडेंसेस को देख करके और 6 महीना के अंदर एक्सपेडिशियसली इसको डिसाइड। केस में जिस तरीके से उन्होंने मुझे परेशान करने के काम किया, मुझे तकलीफ देने के काम किया है, मैं सच में भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वैसे व्यक्ति को भगवान कभी न। और इस वक्त हमारे संवाददाता श्रवण अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। श्रवण, क्यों इस तरीके से पुराने ठंडे बस्ते में पड़े मामले को एक बार फिर से उठाया जा रहा है? इस मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल सुबह देखिए, जो डाल्टनगंज विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं आलोक चौरसिया, उनको उम्र को लेकर 2014 से ही विवाद जो है वो उठते रहा है और इसको लेकर जो यहाँ पर पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे के.एन. त्रिपाठी, उन्होंने सवाल खड़ा किया था और हाईकोर्ट में एक याचिका दी थी, जिस याचिका पर सुनवाई हुई और उस काफी लंबे सुनवाई के बाद जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने आलोक चौरसिया को इस पूरे मामले को बरी दिया था। लेकिन पुनः 2019 में जो चुनाव हुआ है 19-24 के टेन्योर में, उसमें भी कई मामले जो है वो सामने आए हैं और फिर से जो के.एन. त्रिपाठी, उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में जो उनकी जो उम्र सीमा है वो विधायक बनने योग्य नहीं थी, जिसको लेकर वो फिर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हाईकोर्ट से इसकी स्वतंत्र सुनवाई हो और जल्द ही इसकी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाए। इसको लेकर विधायक आलोक चौरसिया ने नाराजगी जताई है और कहा, साफ तौर पर कहा कि के.एन. त्रिपाठी अपने हार से बौखलाए हुए हैं और उनके सिर्फ वो उन्हें परेशान करने का काम करते हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि वो जनता की सेवा करते हैं, वो जनता के बीच में सरकार करते हैं। इसको लेकर ही वो लगातार अपने निशाने पर उनको रखे रहे हैं और जो उन्हें परेशानी हो रही है, उनको जो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने साफ करके कहा कि भगवान उन्हें कभी माफ भी नहीं करेगा। तो ये तमाम चीजें जो है फिर से विवाद जो है उभर कर आया है और अब देखना होगा कि जो हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करती है तो क्या वो पिछले फैसले को बदलकर नया फैसला कुछ सुनाती है या फिर पिछले फैसले की तरह इस बार भी वही फैसला देकर विधायक आलोक चौरसिया के फेवर में फैसला देती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ श्रवण। तो कोर्ट की तरफ से अब इंतजार करना होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला सुनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रांची के जुमार पुल की रेलिंग से एक सीसीएल कर्मी का शव बरामद किया गया है। ये शव पुल से लटका हुआ मिला है। मृत छोटेलाल सिंह 5 साल पहले सीसीएल से रिटायर हुए थे। फिलहाल छोटेलाल ने खुदकुशी की है या फिर उनकी हत्या हुई है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। परिजनों के मुताबिक शुक्रवार शाम से ही छोटेलाल सिंह घर से गायब थे और आज उनका पुल से लटकता हुआ शव बरामद किया गया है। और देवघर से बासुकीनाथ NH 114 के निर्माण को लेकर जरमुंडी प्रखंड के कुछ गांवों के ग्रामीणों ने एकजुट होकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी छोटे स्तर के किसान हैं, हमारे पास सीमित जमीन है, हमारी रोजी रोजगार का एकमात्र साधन हमारी उपजाऊ खेत ही है। ऐसे में अगर हम अपनी जमीन सरकार को सड़क निर्माण के लिए दे देंगे तो हम लोगों की स्थिति दयनीय हो जाएगी, हम सभी बेरोजगार हो जाएंगे।
हमारी रोजी रोजगार छिन जाएगी। हम सभी जल्द ही अपने हक एवं बचाव के लिए 1 दिवसीय धरना देंगे और अपनी आवाज को भारत सरकार के प्रतिनिधि तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मात्र खेती है और वह मूल जमीन जो है सब हमारा सड़क में चला जाएगा। जीने का एकमात्र साधन वही है, इसलिए हमारे पास कोई विकल्प नहीं है जमीन दे करके हम जिएंगे कैसे। हमारा जीने का एकमात्र साधन है, हमको रोड नहीं चाहिए, हमें खुद जमीन चाहिए। और राज्य में साइबर अपराध पर लगाम लगाने की कवायद तेज हो गई है। साइबर अपराध से अर्जित संपत्ति होगी जब्त। रडार पर लालू राणा, इस्माइल जैसे साइबर क्रिमिनल्स पुलिस की झारखंड पुलिस ईडी की सहायता से आम लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले साइबर अपराधियों की संपत्ति जब्त की कार्रवाई तेज करेगी। झारखंड पुलिस की तरफ से आधा दर्जन से अधिक साइबर अपराधियों की लिस्ट ईडी को सौंपी गई है। साइबर अपराध के लिए बदनाम झारखंड के जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर समेत साइबर अपराध से प्रभावित सारे जिलों में साइबर अपराधियों के द्वारा अर्जित संपत्ति जब्त की जाएगी। झारखंड पुलिस के प्रवक्ता आईजी अभियान अमोल होमकर के अनुसार राज्य में साइबर अपराध के हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। रिपोर्ट होती है उन पर हम लोगों ने विशेष रूप से स्पेशल अभियान भी चलाया है और ऐसे साइबर क्रिमिनल्स जो कि साइबर अपराधों के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं उनकी संपत्तियों को अटैच करने के लिए भी प्रपोजल्स भेजे गए हैं। अभी तक 9 ऐसे प्रपोजल्स जो है वो पीए में लेके और राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों की गिनती में शुमार है शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक शख्स के इलाज के अभाव में मौत का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने बताया कि बलियापुर के रहने वाले 56 साल के वीरेंद्र महतो को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही के चलते उनकी मौत हो गई। सुबह भोर उसके पापा का तबीयत खराब हुआ तो यहाँ वो आई। यहाँ पर कोई डॉक्टर को फ़ोन लगाया, डॉक्टर भी रिसीव नहीं किया। यहाँ के स्टाफ से बात की, यहाँ के स्टाफ भी कुछ नहीं, ऑक्सीजन की वजह से डेट कर गया, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होने की वजह से। ऑक्सीजन था ही नहीं, सिलेंडर तो था बट ऑक्सीजन का था पता नहीं, ऑक्सीजन पूरा डाउन था उसमें, ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन मात्रा का 0 था। पर कोविड सेंटर में काम करती, 2 साल से कोविड पेशेंट को देखभाल कर रही है, सब कुछ कर रही है एज ए पोस्ट। और AITUC बोकारो इस्पात कामगार यूनियन की तरफ से ठेका मजदूरों ने बोकारो स्टील प्लांट के पास प्रदर्शन किया। यूनियन के नेताओं ने कहा कि ये मजदूर 20 सालों से बोकारो स्टील प्लांट में सेवा दे रहे हैं, जिसे आज भ्रष्ट मैनेजमेंट और ठेकेदार की मिली भगत से काम से बाहर निकाल दिया गया। करीब 65 मजदूर ऐसे हैं जिन्हें 20 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है। वैसे मजदूर आज 2 महीने से काम कर वापस लेने का गुहार लगा रहे, लेकिन नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन से कई दौर की वार्ता की गई मगर केवल आश्वस्त किया जाता है। प्रदर्शन कर रहे कामगारों ने कंपनी प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि कंपनी को इन मजदूरों को वापस लेना ही होगा, नहीं तो इनके खिलाफ जोरदार आंदोलन किया जाएगा। हटाया जा रहा है कि मैंने पैसा मिनिमम लेता है, मिनिमम बेच लेता है, उसमें समझौता नहीं करता है ना। नहीं आएगा 250 रुपया में खटेगा और ये लोग जो है पूरा पैसा लेता है, एक पाई लेगा ये लोग, इसलिए वहाँ पर लोग को कमीशन नहीं मिल रहा है। इस तरह पुराने मजदूर। और 1 महीने पहले पुनासी जलाशय के व्यवस्थापक अनिल चौधरी से साइबर थाना के सामने साइबर से 2 लाख की लूट हो गई थी। इसके बाद नगर थाने में मामला भी दर्ज कराया गया, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़ित ने एसपी के सामने आरोपियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है पाई है और ना ही अपराधी को गिरफ्तार किया जा सका है। ऐसे में अनिल चौधरी देवघर एसपी कार्यालय में देवघर एसपी धनंजय कुमार सिंह को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। अनिल चौधरी ने आरोप लगाया है कि वो बैंक से 2 लाख की निकासी कर घर जा रहे थे, तभी देवघर के साइबर थाना के सामने इनसे अपराधियों ने 2 लाख रुपए की लूट कर ली। साइबर थाना के सामने अच्छा हो गया था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसलिए हम एसपी साहब के पास आए। क्या कहती है पुलिस? पुलिस तो गए मतलब कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन कुछ हो रही है यार। ईट व्यवसाय थे ना?
न हम विस्थापित परिवार है, पुनासी से मकान बनाने। और रांची एनआईबीएम शिक्षण संस्थान में अलग अलग परीक्षाओं में सफल हुए छात्र छात्राओं के लिए संस्थान की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान करियर काउंसलिंग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जहां एनआईबीएम के निदेशक एमके गुप्ता ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए छात्र छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही मौजूदा समय में पढ़ रहे सभी छात्र छात्राओं को पिछले समय में पास स्टूडेंट्स के साथ रूबरू कराया। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके से सफल होना है, इसके बारे में गुर भी सिखाए गए। एनआईबीएम शिक्षण संस्थान जो पिछले कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर राजधानी ही नहीं बल्कि राज्य में भी अपना नाम रोशन करता आ रहा है। यहां हर एक साल सैकड़ों छात्र छात्राएं इस संस्थान से कई सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करते हैं। एनआईबीएम में बच्चे आकर इस विश्वास के साथ मेहनत कहते हैं कि इनको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिले, और ये सिलसिला वर्षों से चलता आ रहा है। तो 2021 में लॉकडाउन के दौरान भी IBPS, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CISF, GD जैसे अनेक एग्जाम हुए ही ऑनलाइन हुए, जिसमें कि फाइनली सेलेक्ट अनेक विद्यार्थी हुए। अप्रैल में ही लगभग मान लीजिए हो गए थे, और जो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनकी छुट्टी आज सैटरडे को बैंक में थी और अदर डिपार्टमेंट थे, तो उन्होंने आया तो उनको हमने सम्मानित किया। एनआईबीएम ने उनके मेहनत को सम्मान के रूप में उनको सम्मानित किया, तथा उनसे यहाँ जो सबसे पहले तो फैकल्टी मेंबर्स जो एनआईबीएम के हैं सर, और इंटरव्यू में भी जो सर सब सारे को सबसे पहला धन्यवाद उन्हीं को। एनआईबीएम में मैंने अपनी कोचिंग कंप्लीट करने के बाद भी यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करते थे, और टीचर्स का भी बहुत योगदान था। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।